हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज़ जुलिका अन्नम। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक जो कि आपके साइंस 2 के लेसन नंबर 2 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 में है। और वो एक अमेजिंग सा टॉपिक का नाम है, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके जितने भी स्टेप्स हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, उसको अच्छी तरह समझेंगे। और लास्ट में समझने के साथ साथ हम एक बार टेक्स्ट बुक रिविजन भी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली व्हाट इज मेंट बाय सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली देखा जाए तो होता क्या है। देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है। ओके, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स के अंदर होता है। फाइन, अब मुझे बताइए सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब एक्चुअल में होता क्या है उसके अंदर। ओके, तो सेल्स के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी आप फूड लेते हो, जो भी आप मैक्रोमोलिक्यूल्स में फूड लेते हो, फूड के अंदर क्या क्या होता है आपको पता है। फूड के अंदर जो भी आप लेते हो उसके अंदर आपके फूड के अंदर आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके साथ साथ प्रोटीन्स आ जाते हैं, साथ में थोड़े से फैट्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स, वाइटामिन वगैरह वगैरह। फाइन, तो ये जो फूड को आप क्या करते हो, ये फूड से आपको एनर्जी जो है खींचना है। ये फूड जो है आपको एनर्जी देता है। तो ये फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलता है, एक्चुअल में एनर्जी हमें फूड से कैसे मिलता है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, वो भी सेल्स के अंदर, इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फाइन, तो आज हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। फाइन, तो अब मैं बता दूं आप लोगों को कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके अंदर भी हमें 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। फाइन, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये 3 स्टेप्स का बना होता है। सबसे पहले बात तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है मतलब जो सेल्स के अंदर होने वाला प्रोसेस है जिससे फूड में से आप एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो ये जो प्रोसेस है ये 2 कंडीशंस में होता है। फर्स्ट कंडीशन है एरोबिक कंडीशन। ओके, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनएरोबिक। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले एरोबिक क्या होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट एनारोबिक क्या होता है। एरोबिक मतलब जैसे नाम बता रहा है, एरोबिक का मतलब होता है विद इन ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। और यहाँ पर एनारोबिक का मतलब क्या होता है, एनारोबिक जैसे ही नाम बता रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एब्सेंट होता है। फाइन, तो ये थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है जब प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन जब एब्सेंट होता है मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन का पर्टिकुलर रोल प्ले नहीं कर रहा है या फिर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो आज हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम पर्टिकुलरली एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। ओके, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हमें बताता है कि हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द फूड विच वी टेक। ओके, तो आज हम स्पेसिफिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फाइन, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसकी जो है 3 पार्ट्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 पर्टिकुलर स्टेप्स, 3 मेन स्टेप्स में हम एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन को समझना, तो इसको मैं आपको आज बहुत ही ईजी वे में समझाने वाली हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है 3 स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। चलिए, तो आज हम बात करते हैं फिर से ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये ग्लाइकोलाइसिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए, एज द नेम सजेस्ट, ग्लाइको मतलब क्या होता है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दी ग्लूकोज। फाइन, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक डाउन। ओके,
तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली होता क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज जो है इट ब्रेक्स डाउन, ग्लूकोज का तोड़ना, मतलब इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब वो किस में ब्रेक होता है ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसमें जो है ग्लूकोज जो है ब्रेक हो जाता है। ओके, अब ग्लूकोज जो है ब्रेक हो तो जाता है, लेकिन वो हो के वो किस में कन्वर्ट होता है, क्या बनता है, ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है हमारे फूड में, ओके जो फूड विच वी ईट उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें का एक बहुत ही पॉपुलर कार्बोहाइड्रेट है, वो है ग्लूकोज। फाइन, अगर आप इंडियन हो तो आप हर रोज पक्का कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, और उसमें से भी कार्बोहाइड्रेट में से भी स्पेसिफिकली आप ग्लूकोज को हर रोज इंटेक करते ही होंगे, क्योंकि इंडियंस आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। इंडियंस को हमेशा लंच और डिनर में रोटी चावल वगैरह सब चाहिए, एंड दिस ऑल कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फाइन, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज को हमें ब्रेक करना है। ओके, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी मिलने के लिए हमें ग्लूकोज खाना ही नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जाके वो ग्लूकोज को ब्रेक भी करना होता है। फाइन, जो कि आप नहीं करते हो, बॉडी के अंदर के सेल्स करते हैं, मतलब आपका बॉडी करता है। फाइन, तो ये ब्रेक डाउन कैसे होता है और किस में कन्वर्ट होता है। जो ग्लूकोज आपके सेल्स तक पहुंच रहा है, ये ग्लूकोज जो है ब्रेक होकर क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बना देता है। ये पायरुविक एसिड जो है ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज आप सभी को पता होना चाहिए, ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये इसमें जो है 6 कार्बन होते हैं, और ये ग्लूकोज तोड़ के पायरुविक एसिड बनाता है जिसमें 3 कार्बन होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलेंगे, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। यहाँ पर अगर एक ग्लूकोज ब्रेक होता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, वेयर एज पायरुविक एसिड इज एन 3 कार्बन कंपाउंड। Okay, fine. So this is what happens in the process of glycolysis. Glycolysis क्या होता है? Actually, it is a breakdown of glucose molecule. Okay, and ये जो breakdown होता है, ये आपका step by step होता है, मतलब एक साथ सारे glucose molecules पायरुविक एसिड में convert नहीं होता है, पायरुविक एसिड में break नहीं होता है। ये जो है बहुत ही लंबा process होता है, and it is a step by step process. एक step के बाद दूसरा step आराम से हमारा सेल जो है ग्लूकोज को break करता है। So it's a step by step process in which the glucose molecules has been broken down into the pyruvic acid molecule. फाइन, अब इसके अलावा जो है पायरुविक एसिड के अलावा भी जब ये प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन का, उसके अलावा हमें कुछ और भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे कि हमें मिलता है एटीपी। एटीपी के साथ साथ हमें मिलता है NADH2। NADH2 के साथ साथ हमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। ओके, तो हमें ये 3 मिलते हैं कब, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। as glucose breakdowns into pyruvic acid, we also even get ATP molecule, NADH2 molecule and H2O molecule. H2O we all know it's an water molecule. ATP भी हम सबको पता है, उसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और साथ में NADH2 भी होता है, और NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, चाहिए तो मैं अभी आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज निकोटिनामाइड, निकोटीन अमाइड, साथ में डी फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, ये है इसका पूरा नाम। चलिए, तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस of breaking down glucose molecules into pyruvic acid molecules, and
Along with the pyruvic acid molecules, we even get some more compounds, some more molecules, like we get ATP, we get NADH2 and we also even get H2O. और साथ में आपको ये फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं. अब ये क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है इसको भी अभी हमें और प्रोसेस करना होता है. अभी हमें क्या मिल रहा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड मिल गया. अब इस पायरुविक एसिड को क्या होता है ये हम देखेंगे. अब ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है और ये कन्वर्ट होके किसमें बदल जाता है, ये बनाता है एसिटल कोएंजाइम E. ओके, तो जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होके हमें एसिटल कोएंजाइम E में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, अब ये जो जब एसिटल कोएंजाइम E में कन्वर्ट हो जाता है तब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तब आपको मिलता है ATP, NADH2 एंड H2O. और साथ में जब पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम E में कन्वर्ट हो जाता है तब आपको मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2. इस बार आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलता है और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स CO2 के मिलता है. फाइन, तो ये है आपका टोटल ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस. ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट यू गेट 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 while we convert pyruvic acid into acetyl coenzyme A. ये नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आइए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या हमने अभी पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस में. सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला टाइप है वो है एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक. फाइन, सबसे पहला एरोबिक एंड दूसरा एनारोबिक. एरोबिक क्यों, एरोबिक में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है. ओके, उसके बाद आज हम पढ़ने वाले थे एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है 3 स्टेप्स होते हैं और फर्स्ट स्टेप है उसमें का दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. फाइन, अब ग्लाइकोलाइसिस जैसे मैंने बोला था एज नेम ही सजेस्ट कर रहा है, दैट इज ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस. तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया, प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन. ओके, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. अब फूड में जो है हमने देखा कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी होता है कभी कभार और ग्लूकोज को हमें ये ब्रेक डाउन करना है. अब देखिए, सबसे पहले तो ग्लूकोज को जो है हमें पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. और उसके बाद मैंने आपको बोला कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का कंपाउंड है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं. फाइन, अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जब 6 कार्बन होते हैं और जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और लेकिन पायरुविक एसिड में सिर्फ 3 कार्बन होता है. एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में हमने सिर्फ 3 कार्बन देखा है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं. तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, then it's a common sense that a glucose molecule will be broken down into 2 molecules of pyruvic acid, and this is a very important thing which you all have to remember. Okay, so one glucose molecule will be converted or will be broken down into 2 molecules of pyruvic acid. ओके फाइन, अब मैंने आपको बताया ये जो ग्लाइकोलाइसिस है दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. इट डजंट हैपन कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली डायरेक्टली ग्लूकोज को हम पायरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन अभी आपको फिलहाल आपके सिलेबस में वो स्टेप्स इंक्लूडेड नहीं है, तो हम भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. हम जितना हमारे सिलेबस में है वी विल बी कन्फाइंड टू आवर टेक्स्ट बुक. ओके, अब साथ में हमने देखा जब ये प्रोसेस हो रहा है आपका ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में ब्रोकन डाउन हो रहा है, तब पायरुविक एसिड के साथ साथ आपके पास ATP, NADH2 एंड वाटर मॉलिक्यूल भी आपको मिलते हैं. और ATP का फुल फॉर्म जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आई होप, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट.
H2O दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में ये जो है NADH2 का जो फुल फॉर्म है वो है निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADH2, दैट इज निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। चलिए, अब मैंने आपको बताया, अब हमारे पास ग्लूकोज से पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल तैयार बैठा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है, ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल खुद को कन्वर्ट कर लेता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो ये पायरुविक एसिड जो है डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रोसेस में जो है आपके पास 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द होल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज। और एक मेन बात जो है आपको याद रखनी है, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस is a process which takes place in the cytoplasm of the cell. Okay, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये प्रोसेस होता है। ठीक है, सेल के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपको पता होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है दैट स्पेसिफिकली हैपन्स इन cytoplasm of the cell. So that is what you need to remember. फाइन, तो यहाँ तक हमने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है, ये जो हमने पढ़ा है दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन और द एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी जो सेकंड स्टेप हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, आई विल टेक द न्यू पेज फॉर यू पीपल। ओके, जो सेकंड स्टेप हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक स्पेलिंग्स थोड़े ज़्यादा हार्ड है लेकिन आपको याद रखने हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके फाइन, तो चलिए अब देखते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एक्चुअली क्या होता है। अब ये जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा, हम ग्लाइकोलाइसिस तक हम ऑलरेडी देख चुके थे। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या किया, सबसे पहले तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हमने पायरुविक एसिड में बदला, पायरुविक एसिड के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए और पायरुविक एसिड को हम फिर एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिए। फाइन, अब जैसे कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम। ये हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा जो साइटोप्लाज्म में होता है। अब क्या होता है, ये जो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंटर कर जाते हैं। This enters into the mitochondria of the cell। चलिए ब्लू कलर लेते हैं, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है, मतलब टोटल क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म से दे बिगिन देयर जर्नी, मतलब दे विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो आगे का जो प्रोसेस है दैट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इट स्पेसिफिकली टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, वेयर एज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके फाइन, अब देखिए अब क्या होता है, जो ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, ये एक साइकिल है, तो इसमें जो है एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है स्पेसिफिकली। अब क्या होता है, जो एसिटिल पार्ट है मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है इसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए। अब इस एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है देन इट गेट्स ट्रांसफर्ड एंड इट विल प्रोड्यूस some molecules, and which are those molecules we will get, सबसे पहले तो CO2 मिलेगा हमें, नेक्स्ट इज वाटर मॉलिक्यूल एंड उसके साथ साथ वी विल गेट NADH2। as we all know NADH2 is an energy molecule और NADH2 के साथ साथ we will get FADH2। yes,
तो ये हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल मिल गया है। FADH2 का फुल फॉर्म, आई होप एवरीबडी इज नोइंग दिस बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, दैट इज फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो अब देखिए FADH2 का फुल फॉर्म होता है फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADH2। I have already mentioned the full form of NADH2, that is nicotinamide adenine dinucleotide. H2O is the water molecule as we all know. CO2 is called carbon dioxide. Okay, तो ये आप याद रखिए फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए मैंने कहा आपको कि जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है इट specifically takes place in the mitochondria of the cell. अब माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस होने के लिए जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमने साइटोप्लाज्म में बनाया था, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है और साथ में ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है और ये प्रोसेस के लास्ट में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम मॉलिक्यूल्स, सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, और वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2। और FADH2 का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH2 इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। So this is what happens in the tricarboxylic acid cycle. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, बस ग्लाइकोलाइसिस में जो है वी हैव कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। 1 मिनट, आई विल जस्ट हाईलाइट यू एंड सी, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ आपको। फाइन, तो ग्लूकोज में जो है पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एंड पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है, ये सब हैपेंस इन दी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। फाइन, अब जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंड let me tell you that again, that glycolysis takes place in cytoplasm of the cell. अब एसिटाइल कोएंजाइम ई जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंटर कर जाता है। इट मींस दैट ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। अब एसिटाइल कोएंजाइम ई जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरता है, जिसके कारण एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है 4 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। दोज आर CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2। अब जो आगे का प्रोसेस है वो थर्ड स्टेप में हमें कवर करना है। दिस इज द एंड ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप में एंड दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द of the aerobic respiration. Okay, that is electron transfer chain reaction. Okay, electron transfer chain reaction. अब जो हमें लास्ट में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स मिले हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन से मॉलिक्यूल्स मिले हैं अपने पास, दैट इज NADH2 और FADH2। ओके, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। मतलब हमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के जो मतलब पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो है NADH2 और FADH2। इसके साथ साथ हमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में भी कुछ NADH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स मिले थे। इफ यू रिमेंबर दैट वी गॉट 2 molecules of NADH2, FADH2 तो खैर हमें नहीं मिला था, बट टोटल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो हमें एक्चुअली 3 molecules of NADH2 मिलते हैं। तो वो NADH2 मॉलिक्यूल्स और साथ में ये जो NADH2 और FADH2 अभी जो मिला है हमें, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। अब ये एंटर करके इनका होता क्या है ये हम देखेंगे। जो NADH2 मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली में, this NADH2 molecule that is nicotinamide adenine dinucleotide, मैं इतने बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए और
आपको फिर से याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज इनकी स्पेलिंग्स जो है, इनके वर्ड्स को कई बच्चों को याद करने में दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े वर्ड्स हम कैसे याद रखेंगे, बट बायोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आप जिसमें बड़े वर्ड्स होते ही हैं और वो आपको याद रखने ही होते हैं। फाइन, ठीक है। तो NADH2 जो है, हाँ अब मैं आपको बता रही हूँ, NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब पार्टिसिपेट करने के बाद इनका होता क्या है, NADH2 मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमें देते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मतलब NADH2 मॉलिक्यूल से हमें क्या मिलता है, 3 मॉलिक्यूल्स ATP के मिलते हैं, बिकॉज और उसके बाद FADH2 से हमें क्या मिलता है, FADH2 से हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। फाइन, NADH2 से हमें मिलता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और FADH2 से हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब ATP के अलावा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। बिसाइड्स ATP वी ऑल्सो गेट, सबसे पहले तो हमें मिलता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ATP के अलावा इस प्रोसेस में हमें मिलता है वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा जो है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये प्रोसेस भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बाकी सारे मतलब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल and even the electron transfer chain reaction, these both occur in mitochondria of the cell। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल हमारा मोटो क्या था, हम क्यों निकल पड़े थे, हमें सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों करना था, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करना था। हमने देखा था कि हम फूड खा रहे थे, फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट एज वी ऑल नो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दोज आर एनर्जी देता है हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट में हमने एक कार्बोहाइड्रेट को चूज किया, ग्लूकोज को। सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऐसी ही उनका एरोबिक रेस्पिरेशन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ग्लूकोज का हमने देखा है कि वो कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा हमारे फूड में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फाइन, तो अब ग्लूकोज का हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा है। ग्लूकोज जो है लास्ट में हमें क्या मिला, लास्ट में हमें 3 molecules of ATP और 2 molecules of ATP, मतलब टोटल 5 molecules of ATP मिले। टोटल 5 molecules ही नहीं, हमें बहुत सारे ATP molecules मिलते हैं, लेकिन हमें ये देखने को मिला जो अल्टीमेटली ग्लूकोज हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ATP। हम स्टार्ट किए ग्लूकोज से और एंड हुआ ATP पर। फाइन, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम तो एक्चुअली किसके लिए जा रहे थे, एनर्जी के लिए, राइट। हमने क्या सोचा था कि फूड से हमें एनर्जी मिलता है, लेकिन ये तो ATP मिला। क्यों ऐसे, क्योंकि मैं बता दूं आपको, ATP को ही बोलते हैं, ATP को क्या कहा जाता है, ATP को ही एनर्जी करेंसी। ओके, ATP को ही एनर्जी करेंसी मिलता है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलता है, जिसके कारण अभी आप ये लेक्चर सुन पा रहे हो, जिसके कारण मैं अभी आपको लिख पा रही हूँ, जिसके कारण मैं अभी बोल पा रही हूँ, ये सब जो है अल्टीमेटली जो एनर्जी मिल रहा है वो ATP के कारण है। फाइन, मतलब जो हम फूड खा रहे हैं, जो भी एनर्जी हमें लग रहा है कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है एक लॉन्ग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसका फाइनल रिजल्ट हमें ATP मिल रहा है, और इसके कारण ही हमें एनर्जी मिल रही है। Because and that is why ATP are called as energy currencies। ठीक है, ये एनर्जी देते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आप लोगों को, this is what is the whole process of the aerobic respiration। यही है aerobic respiration टोटल। अब यहाँ पर कुछ important points आते हैं, और वो important points मैं आपको बता दूँ कि वो है साइंटिस्ट्स ने। हम सभी को पता है कुछ साइंटिस्ट होते हैं, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। तो उसी के वैसे ही कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को बनाया है, इस प्रोसेस में जो अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट का नाम है वो है
सो यस सर, सर लगाना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट वी शो द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम। तो सर हैंड्स क्रैब, तो ये मैं आपको बता दूं, यही है वो व्यक्ति, यही है वो महान व्यक्ति जिन्होंने हमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को डिस्कवर किया है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो यही है वो महान व्यक्ति जिन्होंने ट्राई कार्बोक्सिलिक, मुझे पता है आप लोग इनके नाम बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, और ये इतने मतलब महान व्यक्ति हैं कि इनके बारे में नॉलेज गेन करना आपको वो इंटरेस्ट होना ही चाहिए। फाइन। तो सर हैंस क्रैब जो है, इन्होंने डिस्कवर किया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को, इसीलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम कभी कभी जो है क्रैब साइकिल के नाम से भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रेब्स अंकल ने ही इसको डिस्कवर किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। फाइन। अब इस डिस्कवरी के लिए सबसे मेन बात है कि इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। सो ये नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। ये है इनकी जीवन कथा। फाइन। उसके अलावा और 3 साइंटिस्ट हैं हमारे पास। हाँ, आपको पेशेंटली सुनना ही पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। फाइन। उसके अलावा अपने पास और भी 3 बहुत ही मेन साइंटिस्ट हैं। ऊपर उनका नाम है सबसे पहले गुस्टाव एम्बिडन, दूसरे आते हैं ऑटो मेयरहॉफ, और तीसरे हैं जैकब पार्नस। ठीक है, ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक साथ मिलजुल कर ये एक्चुअली एक दूसरे के कोलीग्स थे। कोलीग्स मतलब आपको पता होगा, कोलीग्स मतलब एक दूसरे के साथ काम करते थे, और इन दोनों ने एक साथ एक दिन आकर सोचा है चलो कुछ डिस्कवर करते हैं, और इन तीनों लोगों का योगदान रहा है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। फाइन। तो दे वर द डिस्कवरर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। चलिए, और इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम प्यार से EMP पाथवे भी बुलाते हैं। EMP पाथवे क्यों? क्योंकि ये इनके नाम के ऊपर डिपेंड करता है। बता दूं मैं आपको कैसे नाम के ऊपर डिपेंड करता है। ये E है और ये E है, तो E फॉर एम्बिडेन, ये M है और ये M है, तो M फॉर मेयरहॉफ, ये P है और ये P है, तो ये पार्नस। ठीक है, EMP, एम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे। तो ऐसे करके ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कलेक्टिवली ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था, और साथ में ये सर हैंस क्रैब है, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को डिस्कवर किया था। तो ये है कुछ साइंटिस्ट के नाम। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब आप बोल रहे होंगे मैम आपने तो हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया है, लेकिन हम फूड में तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लाइक हम लेते हैं प्रोटीन्स। मैं हर रोज़ सुबह उठ के मेरी मम्मी मुझे एक एग खिलाती है, मुझे दूध पिलाती है, आपने प्रोटीन्स के बारे में तो कुछ बताया नहीं। हम ऐसे करके कुछ बच्चे हो सकते हैं हर्ट हो जाए, तो मैं उनके लिए भी आ रही हूँ, उनका भी मैं आई रिस्पेक्ट। तो अभी मैं आपको बता दूं कि फूड में ना केवल सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वी ऑल्सो हैव प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स के साथ साथ अब कुछ बच्चे नहीं, वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, फैट्स लेने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। तो ये इन दोनों का क्या चीज़ है, हम कार्बोहाइड्रेट्स को तो हम आसानी से ATP में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रोटीन्स और फैट्स का क्या, वो बोलेंगे हमको कोई फीलिंग्स नहीं है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया था, फिर पायरुविक एसिड के साथ पायरुविक एसिड जो है एसिटिल कोएंजाइम E में कन्वर्ट हो गया था, वैसे ही प्रोटीन्स जो है कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, और साथ में फैट्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। ओके। अब
जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, देन द प्रोसेस इज सेम एज द कार्बोहाइड्रेट्स वन। जैसे ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में, फैट जो है फैटी एसिड्स में। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो भी सेम है, मतलब इन दोनों ही जो मतलब अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम में जो है इट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम 18 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, दैट इज NADH2 एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर NADH2 जो है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर हो जाता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से NADH2 इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2, H2O, NADH2 और FADH2 भी मिल जाता है। और फिर अल्टीमेटली NADH2 से हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, FADH2 से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द सेम एज द कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है, दैट इज ओनली द डिफरेंट, बाकी सिर्फ सेम चलता है। मैं आपको बता दूं क्या डिफरेंट है यहाँ पर। सबसे पहले तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स जो है कन्वर्ट होता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में। ओके, प्रोटीन्स जो है सबसे पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बात आती है फैट्स की, देन फैट्स फर्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमने बड़ा प्रोसेस देखा था वही है। ये सभी जो है it eventually convert, they all get eventually converted into the acetyl coenzyme and then the process repeats. So this is the overall lookout of the cellular respiration, and in that cellular respiration also specifically we talked about the aerobic respiration in which ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम एक बार फुल समरी ले लेते हैं सभी चीज़ों का। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट हमने देखा था ये रहा। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 चैप्टर, और उसमें से भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से भी हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने बहुत चर्चा की इसके ऊपर। एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने कहा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसमें, एनारोबिक में मैंने कहा ऑक्सीजन एब्सेंट होता है उसमें। ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है और सभी को आता ही होगा। अब उसके बाद हम आज स्पेसिफिकली पढ़ रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने कहा 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप मैंने बोला आपको ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। इस प्रोसेस में स्पेसिफिकली ग्लूकोज जो है ब्रेक हो जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। सो यहीं पे मैंने उसका ये भी लिख दिया, आई मीन डेफिनेशन है, प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। अब जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में। अब मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन का कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो सभी को एक कॉमन सेंस आ जाता है, दैट इज ग्लूकोज जो है एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। क्यों? क्योंकि हमें कार्बन को बैलेंस करना है। हमने लॉ पढ़ा था दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फाइन। तो उसके हिसाब से ग्लूकोज जब 6 कार्बन का कंपाउंड है और पायरुविक एसिड जब 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसका मतलब ये कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया जो ग्लाइकोलाइसिस और जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन के जितने भी स्टेप्स है वो सारे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज डायरेक्टली हो गया कन्वर्ट हो गया एटीपी में, नो, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि साथ में जब पायरुविक एसिड बनता है उसके साथ और भी कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, दोज आर ATP, NADH2, H2, फाइन। अब NADH2 का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपके लिए लिख दिया है, दैट इज निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना है जो ग्लूकोज से बनता है, ये पायरुविक एसिड जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एसिटिल कोएंजाइम A में।
ठीक है, जब ये एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है तब हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलते हैं, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है और पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही ऐसा एक स्टेप है जो साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी के 2 स्टेप्स जो है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। तो ये हो गया पूरा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में मैंने एक लास्ट पॉइंट अभी बताया आपको कि ये जो है पूरा पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एम्बेडेड, मेयरहॉफ एंड पार्नर्स करके 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इसलिए इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, समरी लेते वक्त हम देखेंगे। चलिए ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस का। अब हम देखते हैं एक बार ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले तो हमने देखा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया और पायरुविक एसिड जो है एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। अब क्या होता है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिल कोएंजाइम ए gets entered into माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ था, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब वो कहाँ पर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। So this is what was the first step of the tricarboxylic acid cycle। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि टोटल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो कहाँ पे होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए एसिटिल कोएंजाइम में जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एंटर करता है उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ। उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। 1 मिनट क्या है ना, फिर अभी मैं आपको हो सकता है ये नोट्स शेयर करूं तो आपको अच्छा नोट्स मिलना चाहिए, राइट। ऐसे देख रहे हो आप कितने कलरफुल पूरे हाईलाइटेड नोट्स, ओके। तो अगर आपको कभी रिवीजन भी करना हो तो सिर्फ ये नोट्स देखकर भी, क्योंकि मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे कवर किया है मैंने सारे पॉइंट्स, फाइन। तो एसिटिल कोएंजाइम में जो है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसकी, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एसिटिल कोएंजाइम में जो है 4 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। 4 मॉलिक्यूल्स हमें एज अ रिजल्ट मिलता है, दैट इज CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2, ठीक है। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स हमें एसिटिल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन के बाद मिलता है। FADH2, NADH2 एज मैंने पिछले बार ही मैंने आपको नोट करवाया, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। उसके साथ साथ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और उसके साथ साथ FADH2 इज फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इन सबके जो ये है इनके फुल फॉर्म्स आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारा खत्म हो गया ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब मैं आपको बता देती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही आता है, ओके। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जो हमारे पास टोटल ग्लाइकोलाइसिस को और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को, इन दो प्रोसेस में जितने भी हमारे पास NADH2 और FADH2 है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेप में, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ओके। तो जितने भी NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल्स है वो इस स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं। सारे NADH2 मॉलिक्यूल जो है 3 ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं और सारे FADH2 मॉलिक्यूल्स जो है वो भी ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब NADH2 मॉलिक्यूल ATP में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक NADH2 मॉलिक्यूल जो है हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है, ठीक है। एक NADH2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP दे रहा है, वैसे ही एक FADH2 मॉलिक्यूल हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो ओवरऑल कितना ज़्यादा ATP हमें मिल रहा है। तो इसकी वजह से हमें हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एक NADH2 3 मॉलिक्यूल्स, 1 FADH2 2 मॉलिक्यूल्स, दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड,
फाइन। उसके बाद इन दोनों के साथ साथ जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब एटीपी मिलने का जो प्रोसेस हो रहा है, उसके साथ साथ हमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिल जाते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द होल एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मैंने आपको बताया जो ग्लूकोज जो है एटीपी में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो ग्लूकोज हम इनटेक करते हैं एज अ फूड के द्वारा जो हमने ग्लूकोज लिया है वो पूरा एटीपी में इस प्रकार कन्वर्ट हो जाता है एंड इवेंचुअली वी गेट द एनर्जी टू डू वर्क। अब मैंने कहा कि कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट्स के नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले है सर हैंस क्रेब। इन्होंने डिस्कवरी की है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को, इसीलिए प्यार से इस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर की है, ये इनकी साइकिल है। ओके, इसीलिए जो ये इनका जो वर्क है इनको बहुत अप्रिशिएट किया गया, इनको बहुत रिस्पेक्ट दी गई, इसलिए ये नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ और भी 3 साइंटिस्ट हमें याद रखने हैं। सबसे पहले है गुस्टाव एम्बेडन, ऑटो मेयरहॉफ और लास्ट वाले है जैकब पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट लोगों ने अपना योगदान दिया है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। ओके, ये 3 जो है ग्लाइकोलाइसिस के डिस्कवरर्स हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है इन्होंने डिस्कवर किया है, इसीलिए प्यार से ये प्रोसेस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। क्यों ऐसे? E फॉर एम्बिडन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर मार्नस। ठीक है, समझ में आ गया। अभी आप देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ अभी कि प्रोटीन्स और फैट्स का क्या होगा जो हम फूड में लेते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या प्रोटीन्स और फैट से हमें एनर्जी नहीं मिलती? उससे भी मिलती है। कैसे मिलती है? सबसे पहले प्रोटीन्स को जो है हम अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर फैट्स को हम फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जब ये अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वैसे ही सेम प्रोसेस वो अंडरगो करते हैं जैसे कि पायरुविक एसिड ने किया था। तो एक बार जैसे कि अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गया तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों का भी जो साइकिल है एटीपी प्रोडक्शन का वो सेम ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल समरी में लिख दिया है, ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, फैट्स जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर ये तीनों जो है डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम A एंड फर्दर प्रोसेस टेक्स प्लेस करते हैं। फर्दर प्रोसेस जैसे कि मैंने अभी आपको पूरा समझाया वैसे है। तो दिस इज द टोटल lookout of aerobic respiration which takes place which comes under the cellular respiration and which takes place in the cell. तो ये है आपका पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन। होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना भी हमने पढ़ा क्या वो एक्चुअल में वर्थ इट है, क्योंकि एक बार इसीलिए हम आपके जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक से भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि हमें आपको पता चल जाए कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना आया और टेक्स्ट बुक का आपका कितना रीडिंग हो चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार साथ में आइए पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डेली नीड। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में। ओके, तो ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन अ सेल। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। फाइन, सेलुलर रेस्पिरेशन occurs in living organisms by 2 methods। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। तो ऑक्सीजन तो हम आज एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़े थे, जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें 3 स्टेप्स लगते हैं। अब आइए ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जानते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है ये सबसे पहली बात। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन 2 molecules of and 2 molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water molecules are formed। तो आपको क्या मिलता है? 2 molecules of pyruvic acid मिलते हैं, ATP मिलता है, NADH2 मिलता है और साथ में वाटर molecules भी मिल जाते हैं।
समझ में आ गया? अब देखिए, molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme E. तो pyruvic acid formed is converted into acetyl coenzyme E. Two molecules of NADH2 and two molecules of CO2 are released during this process. फाइन, तो जितनी भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर मैंने हाईलाइटेड की है, ये सब मैंने अभी आपको समझाया था। साथ में अभी नेक्स्ट देखते हैं, और भी है आपके पास टेक्स्ट बुक में लिखकर। देखिए, यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यहाँ तक मैंने अभी ऑलरेडी रीड कर चुकी थी। अभी आप ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे नजर डालिए। बोथ मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। वो किस में एंटर कर जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल व्हिच इज ऑपरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। Acetyl part of acetyl coenzyme E is completely oxidized through the cyclic process of the molecules and for cyclic process and molecules of कौन से molecules मिल जाते हैं? CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived. तो टोटल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में हो क्या रहा है एक्चुअल में? That is nothing but the oxidation of acetyl coenzyme A, जिसके कारण हमें ये सारे molecules मिल रहे हैं, that is CO2, H2O, NADH2 and FADH2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, और आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक में और क्या लिखकर है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बार नज़र डालिए आपका। तो ये हो गया सेकंड, दो स्टेप्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है थर्ड स्टेप, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में आप देखिए क्या लिखा है आपके पास। मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग द अबव प्रोसेसेस, दैट इज अबव प्रोसेस का मतलब क्या है इधर? ग्लाइकोलाइसिस और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो NADH2 और FADH2 के जितने भी मॉलिक्यूल्स बने हैं हमारे पास पहले के दो स्टेप से, वो सारे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule and 2 molecules of ATP are obtained from each FADH2 molecule. each मतलब 1, ओके। तो एक NADH2 से हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहा है ATP के, और एक FADH2 से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल रहे हैं। अब इसके साथ साथ ATP के साथ साथ सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैंने आपको पहले भी नोट करवाया था कि ग्लाइकोलाइसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी के दो स्टेप्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Okay, thus the molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of CO2 and H2O are produced. So this is what the end of the aerobic respiration. अब इसके साथ साथ कुछ important points आपके टेक्स्ट बुक में लिखकर हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये एक बहुत ही अच्छा और बड़ा भी, ठीक है, एक डब्बा है आपके टेक्स्ट बुक में। और जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ये जो ऐसे बॉक्सेस होते हैं वो छोड़ देते हैं। वो छोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखना चाहिए और जो हमारे नॉलेज के लिए बहुत काम आते हैं। सो ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच होता है मॉलिक्यूल, एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय विच फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू ईच अदर। जो एनर्जी होता है ATP में, हम देख रहे हैं, हम तब से कहते जाते हैं, हम तब से बोलते जाते हैं कि ATP में एनर्जी होता है, ATP में एनर्जी होता है। लेकिन ATP में आपको कहाँ पे एनर्जी होता है? ATP में एनर्जी तो होता है, लेकिन ATP में जो है बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होता है। ओके, जो फॉस्फेट होता है आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब है 3 फॉस्फेट। ओके, तो ये जो 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स है इसके अंदर जो है आपका एनर्जी टोटल स्टोर करके होता है। फाइन, इसलिए जो ATP मॉलिक्यूल्स को हम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल भी कहते हैं। फाइन, chemically ATP is triphosphate molecule formed in the adenosine ribonucleoside। कहाँ पे बनता है? adenosine ribonucleoside पे। Fine, it contains nitrogenous compound like adenine,
पेंटोज शुगर, राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको पता भी होगा। एटीपी में सबसे पहले तो एडेनिन होता है, दूसरा एक पेंटोज शुगर होता है जिसका नाम है राइबोस, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। एज पर नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। ये वर्ड मैंने अभी यूज किया था, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो एटीपी है, एटीपी का स्ट्रक्चर बताया। एक्चुअली एटीपी में आपको 3 मिलते हैं, एक तो ए फॉर एडेनिन, ठीक है, एक एडेनिन मॉलिक्यूल होता है, दूसरा जो है ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, फॉस्फेट मतलब PO4 होता है, और साथ में आपके पास एक राइबोस शुगर होता है। फाइन, तो ये सब आपके एडेनिन में होता है। अब इसके साथ साथ आपके पास एक और बॉक्स है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप फिर भूल ना पाए। फाइन, ये एक ऑलवेज रिमेंबर वाला बॉक्स है। देखो बुक खुद ही बोल रहा है कि आपको रिमेंबर करना है, तो आपको ये भूलना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो NADH2 होता है, NADH2 मीन्स निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद FADH2 दैट इज फ्लैमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बोथ द फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड you have to remember it. Both the enzymes are formed in the cell using cellular respiration. This is fine. तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है that I have to tell you that these both are the very important full forms and you have to remember this. Fine. और भी देखते हैं, और कुछ है आपके पास आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला टेबल। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी टेल यू। देखिए, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में आखिर है क्या? सबसे पहले तो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड। सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया। ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट का योगदान है। सबसे पहले तो गुस्टाव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ, जैकब पार्नस along with their colleagues. Fine. For this purpose they perform experiments in muscles. ये important है, वैसे तो याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। ये जो इसके लिए इन्होंने मसल्स में थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए और मसल्स के सेल्स को थोड़ा सा देखे, उनको ऑब्जर्व किए, उनको उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस करके एक प्रोसेस को डिस्कवर किया। Fine. Glycolysis is also known as Embeden-Meyerhof-Parners, that is EMP pathway. इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को Embeden-Meyerhof-Parners pathway भी कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको EMP pathway भी लिखते हैं। अब जो सेकेंड साइंटिस्ट है उनके बारे में बताया गया है। द साइक्लिकल रिएक्शंस ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वर डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब्स। फाइन। Hence this cyclical process is also called as Krebs cycle. इसलिए इनके नाम पे ये साइकिल को Krebs cycle भी कहा जाता है। He was awarded Nobel Prize. इनको नोबेल प्राइज मिला है 1953 में, ताकि क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डिस्कवरी किया, इसलिए। ये देख रहे हो, यही है सर हैंस क्रेब्स साइकिल। ओके, और वी रिस्पेक्ट देम। फाइन। अब आप देखते हैं और कुछ। ये देखिए, ये एक मैंने आपको लास्ट में जो आपको डाउट आया था उसके बारे में यहाँ पर लिख कर है। ये सभी आपके टेक्स्ट बुक के नोट्स हैं। फाइन। तो मैं आपको बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक को आपको कैसे पढ़ना है, एक एक लाइन को आपको कैसे हाईलाइट करके रखना है, ताकि आप जैसे ही टेक्स्ट बुक खोलो, अगर टेक्स्ट बुक नहीं भी खोलना चाहते हो तो ये नोट्स मैं भी आपको शेयर करूँगी, तो ये नोट्स से भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बोर हो जाते हैं टेक्स्ट बुक से पढ़ने के लिए, और ये कलरफुल नोट्स, हाईलाइटेड नोट्स अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इफ देर इज इनसफिशियंट अमाउंट, ये आप देखिए यहाँ पर पढ़िए, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमें इनसफिशियंट अमाउंट में है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है, तब आते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स की बारी। अच्छा, आप बताइए कार्बोहाइड्रेट्स इनसफिशिएंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कभी कभी हम सबसे पहले तो फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के कारण, और दूसरी बात हंगर, दैट इज भूख के कारण। फाइन। तब क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। फाइन। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ लिपिड्स के केस में क्या होता है, सबसे पहले वो लोग फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि प्रोटीन्स के केस में क्या होता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब जब एक बार फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, तो ये जो है फिर से एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और जैसे कि पहले का प्रोसेस चल रहा था, वैसे कि
चलता जाता है। दो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बार लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, ये हो गया आपका पूरा टेक्स्ट बुक का रिवीजन, और साथ में एक लास्ट टेबल है आपके पास, आपके टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया हुआ है। ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चाहिए तो यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ये टेबल के। ओके, क्योंकि ये टेबल में पूरा जितना भी एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका समरी दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ इन्होंने प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी कंसीडर कर लिया। सबसे पहले मैंने कहा था ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमें पायरुविक एसिड मिल जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज से